नमस्कार मित्रों, बुक शेल्फ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बुक शेल्फ में हम चर्चा करते हैं खूबसूरत किताबों की, विद्वानों की, उनका जो लेखन है, उनका जो विचार है, उस पर सब पर चर्चा करते हैं। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ, महत्वपूर्ण विद्वान के साथ चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। और ऐसा महत्वपूर्ण विषय जिसको आप सोच सकते हैं कि ये जोड़कर कैसे बना रहे हैं भाई साहब, आप क्या काम कर रहे हैं। तो उस विषय पर चर्चा और एक बेहद खूबसूरत किताब उस पर आई, तो मैंने कहा कि इस विषय पर तो चर्चा किए बिना नहीं रहा जा सकता। वो किताब है द आइडिया ऑफ इंडिया और उसके ऊपर लिखा हुआ है आरएसएस एंड गांधी। बहुत खूबसूरत किताब है, एक्चुअली रिसर्च बुक भी है, सारे विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा भी हुई है। लंदन में ये किताब छपी है और हमारे प्रिय मित्र विद्वान प्रोफेसर संगीत रागी साहब ने ये किताब लिखी है। रागी साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। वैसे संगीत रागी जी की पिछले दिनों में किताब पढ़ रहा था कविताओं की, तो कविताएं भी बहुत सारी बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखी हैं। लेकिन किसी दिन और दिन उस पर चर्चा करेंगे, किताबों पर भी और रेडिकल इस्लाम पर जो आपने काम किया उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज मुझे लगा ये विषय तो अपने आप में ही बहुत बड़ा विषय है और आपने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम किया है। और ये जो लाइन आपने दोनों लाइन एक साथ लिखी ना, आरएसएस एंड गांधी द आइडिया ऑफ इंडिया, लोग तो इसको दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ने के लिए, रखने के लिए तैयार नहीं है सर, और आपने पूरी किताब इस पर लिख दी है। विजय जी, जब इसका बहुत इंट्रोडक्शन, बधाई पहले तो आपको इस काम के लिए, बहुत अच्छा काम है। मैंने पूरी बहुत किताब बहुत पढ़ी है और धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर धन्यवाद, तरीके से इसको रिसर्च किया है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। मैं जब पीएचडी अपना कर रहा था तो मेरा पीएचडी का टाइटल था बीजेपी कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। बीजेपी की राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है। और उस दरमियान उन दिनों ये इंटरनेट का जमाना नहीं था, तो मैं तीन मूर्ति के माइक्रो फिल्म पर गांधी को पढ़ता था और पुराने फाइल्स देखता था, यंग इंडिया। और चूंकि बीजेपी का कॉन्सेप्ट नेशनलिज्म का था तो उसमें कन्वर्जन के मुद्दे भी थे, स्वदेशी भी था, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी था, भारत को एक देखने की दृष्टि कैसी थी, संघ की दृष्टि कैसी थी, भारतीय जनसंघ की दृष्टि कैसी थी, ये सारी चीजें पढ़ता था। तो जब मैं अपना पीएचडी खत्म किया तो मुझे उसी समय एक आइडिया क्लिक किया कि देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी, और अंतर कहाँ है दोनों के बीच में कि एक हिंदू मुस्लिम रिलेशन को छोड़ दिया जाए, जहां पर दोनों संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और गांधी जी दोनों डायमेट्रिकली अपोज्ड हैं। बाकी देश के जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको हम कहते हैं क्रूशियल, उन सभी पर दृष्टि जो है, सोच जो है, एक ही जैसी है। हो सकता है कि उसको करवाने के तरीके में कहीं कहीं एग्जीक्यूशन लेवल जो है अलग है, एग्जीक्यूशन में अलग अलग है। जैसे यदि चर्चा करेंगे तो काउ स्लॉटर वगैरह का मामला है, जो जो संघ के कार्यकर्ता जिस ढंग से उसको अप्रोच करते हैं उस ढंग से गांधी अप्रोच नहीं करते थे, लेकिन दृष्टि भेद है। इसलिए मैंने जब इंट्रोडक्शन लिखा तो मैंने इंट्रोडक्शन में एक वर्ड लिखा कि गांधी और आरएसएस की तुलना करना इंटेलेक्चुअल ब्लास्फेमी है। लोग क्योंकि क्योंकि जो डोमिनेंट डिस्कोर्स है, और वो इसको नहीं मानता। डोमिनेंट डिस्कोर्स तो यही कि दोनों एकदम दो ध्रुव है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की एक परंपरा थी, सोचने की एक परंपरा, जिसमें विवेकानंद हैं, महर्षि अरविंद हैं, बंकिम हैं। मैं इनको इसलिए कहता हूं कि ये एक परंपरा है क्योंकि इन्होंने पश्चिम की दृष्टि से, पश्चिम के चश्मे से भारत को नहीं देखा। आपने किताब में भी बार बार इन सब का जिक्र किया है। इडियम्स उनके नहीं थे, ये सारा मौलिक था चिंतन। और जब अब मौलिक चिंतन भारतीय होकर के भारत की दृष्टि से यदि आप भारत के बारे में विचार करेंगे तो आप वहीं आएंगे जहां पर गांधी और आरएसएस आकर के टिक जाते हैं। मैंने शुरू में ही इसलिए एक कैविएट दे दिया कि हिंदू मुसलमान जो संबंध था उसको लेकर के दोनों की दृष्टि में बहुत बड़ा अंतर था।
ये मैंने, और इसलिए जी, इसका टाइटल मैंने रखा कि भाई इसको देखिए कि राष्ट्र को लेकर के गांधी जी की अवधारणा क्या थी। हम कहते हैं इंडिया एज अ मॉडर्न नेशन, तो हिंद स्वराज में उन्होंने कैसे राष्ट्र की अवधारणा के बारे में जिक्र किया। फिर हिंदुइज्म को लेकर के आजकल के मनुस्मृति आप देखते हैं, शास्त्रों के बारे में इतनी गाली गलौज की जाती है, वर्णाश्रम धर्म के बारे में इतनी गाली गलौज की जाती है। तो मनुस्मृति से लेकर के पॉपुलर, जिसे हम कहते हैं पॉपुलर हिंदुइज्म, एक स्पिरिचुअल हिंदुइज्म, वेदांतिक हिंदुइज्म, गांधी जी ने उसको एक हिस्टोरिकल हिंदुइज्म कहा और इसको वेदांतिक, जिसमें वेदांत। उपनिषद वगैरह सारा कहा। तो उस दृष्टि से एक रिचुअल से लेकर के संस्कार से लेकर के सभी चीजों को गांधी डिफेंड करते हैं। फिर लगा कि अनटचेबिलिटी पर क्या क्वेश्चंस हैं, तो अनटचेबिलिटी पर देखने की दृष्टि अंबेडकर की दृष्टि अलग थी। अंबेडकर जो है वो राजनीति का रास्ता, उनको लगता था अपना कि इससे इमेंसिपेशन हो सकता है। गांधी के लिए वो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस था, वो सोशल क्वेश्चंस था, और संघ भी वो मानता है कि पॉलिटिकल रास्ता जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। और जो गांधी की दृष्टि से, इस पर हरिजन में गांधी जी और अंबेडकर का बड़ा एक अच्छा खूबसूरत डिस्कोर्स है, जिसमें आप इसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि अंबेडकर गांधी पर भारी पड़ते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं इसे, कि जब वो देखेंगे तो लगता है भारी पड़ते हैं, लेकिन फिर गांधी जी का कहना था कि जो हिंदुइज्म के खिलाफ जो प्रोटेस्ट था अंबेडकर का, उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं। और वो कहते हैं कि यदि राम और कृष्ण को ईश्वर के रूप में यदि अंबेडकर नहीं मान, तो अंबेडकर हिंदुइज्म छोड़ करके अपने समर्थकों के साथ दूसरे धर्म अपना सकते हैं। एक कहने का साहस सिर्फ गांधी को था उस समय। और ये मुझे लगता है हरिजन का जो 1936 का अंक था, उसमें अंक है उन्होंने 1936 जिस विधिवत पे चर्चा की है। गांधी जी ने। सर हम एक-एक सब्जेक्ट पे, क्योंकि आपने 9 सब्जेक्ट्स पे 9 चैप्टर्स लिखे हैं, जी है ना? आपने बात एक जनरल बात आपने की है। एक तो मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे, पहले चैप्टर से बात करेंगे, लेकिन एक मन में मेरी दुविधा है कि गांधी के लिए आपने शुरुआत में भी लिखा कि भई बुक डिस्कसेस द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन गांधी एंड आरएसएस एंड ऑन द एरियाज वेयर दे कन्वर्ज। ठीक है, ये बात तो है। ये भी मान लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि गांधी और आरएसएस दो ध्रुव हैं अलग-अलग। आप मानते हैं कि गांधी और आरएसएस दो ध्रुव नहीं है, एक ही ध्रुव है, कुछ इश्यूज को छोड़ दें, यदि हिंदू मुस्लिम एकता को या उस सब्जेक्ट को छोड़ दें तो। लेकिन मेरे मन का प्रश्न दूसरा है कि क्यों जरूरत पड़ती है आरएसएस को गांधी के साथ तुलना करने की? क्या ये कहीं दिमाग में आरएसएस थिंकिंग वाले लोगों के है कि गांधी की जो मान्यता है देश में, उस मान्यता का सर्टिफिकेशन आरएसएस को चाहिए? ये मतलब बहुत थोड़ा कड़वा सवाल हो सकता है, लेकिन क्यों जरूरत है? गांधी हो सकते हैं, गांधी दूसरा ध्रुव हो, पहला ध्रुव हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आरएसएस भी कोई हो, क्यों गांधी के सर्टिफिकेशन की जरूरत है? देखिए, आपने बहुत मैं इसे तीखा प्रश्न नहीं कहता, एक बहुत ही वाजिब प्रश्न आपने पूछा है, जिसका उत्तर चाहिए और मिलना चाहिए उसका उत्तर। अ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गांधी का जिस प्रकार से मूल्यांकन किया गया स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के पश्चात भी, गांधी एक बहुत डोमिनेंट डिस्कोर्स होकर के उभर करके आए हैं। और जब भी कभी बात की जाती है तो गांधी को रेफर किया जाता है। अब जैसे राष्ट्र की अवधारणा, हालांकि गांधी गांधी यदि स्वयं जीवित होते तो उस चीज को वो स्वीकार नहीं करते। जैसे हिंदू स्वराज में मैं यदि आप कहेंगे तो जिक्र करना चाहूंगा जी, जी, कि जैसे हमेशा आप देखते हैं कि राष्ट्रपिता को लेकर के बड़ा संघर्ष होता है। जी, अब गांधी हिंद स्वराज लिखते हैं तो वो कहते हैं कि ब्रिटिश के आने से पहले भी भारत एक राष्ट्र था, एक ही धड़कन थी, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस चले, एक ही धड़कन थी। ये गांधी लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा, मैं नहीं कह रहा, ये गांधी की अपनी उक्ति है। फिर कहते हैं कि सेतु बंध रामेश्वरम से लेकर के ये जितने पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, आ रहा हमारे पिलग्रिमेज पर चलते
हमारे पूर्वज कोई मूर्ख नहीं थे, वो जानते थे कि उपासना घर में भी की जा सकती है। और जब उन्होंने पिलग्रिमेज सेंटर्स किया तो भारतीय राष्ट्रवाद की उनकी अवधारणा उनके मन में थी, जो पश्चिम के राष्ट्रवाद से अलग है। चाहे वो कन्वर्जन का मामला हो, चाहे वो अन्य मामला हो, जब भी बात होती है तो कहा जाता है ये गांधी का देश है, जबकि गांधी से बड़े बड़े महापुरुष इस देश में हुए। लेकिन गांधी एक रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं, और इसीलिए इस डिस्कोर्स को करने की आवश्यकता पड़ जाती है कि जिसे आप बोलते हैं कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गांधी का हत्यारा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसकी सोच ऐसी है जो भारत की सोच से अलग मिलती है, तो ये आवश्यक बन जाता है कि हम बताएं कि नहीं। अब जैसे आप कहेंगे, गांधी कहते हैं कि सनातनी हिंदू कौन है, तो कहते हैं जो पूजा पाठ कर रहा है वो सनातनी हिंदू नहीं है, जो उपवास कर रहा है वो नहीं है, जो मंदिर में जा रहा है वो भी नहीं है, जो व्रत कर रहा है वो भी नहीं है। कौन सनातनी हिंदू है? गाय की रक्षा कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी कसौटी एक है। गांधी की कसौटी एक है सनातनी हिंदू का, और ये हम नहीं कर रहे हैं। गांधी स्वयं हरिजन में ये लिखते हैं, जिसको मैंने उद्धृत किया है, हु इज सनातनी हिंदू, वन हु प्रोटेक्ट्स द काउ। अब उसका अलग से हम विस्तार अलग से करेंगे यदि प्रश्न होगा। तो चूंकि आपका प्रश्न है तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कन्वर्जन का मुद्दा आता है। कन्वर्जन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत, सावरकर कहते थे कि भाई कन्वर्जन का मतलब है कि डी हिंदुआइजेशन ऑफ द नेशन, ये सावरकर कहते थे, डी नेशनलाइजेशन ऑफ द नेशन। यही दोनों शब्द आपने बार बार इस्तेमाल किए हैं, और कंक्लूजन पर भी जब आप पहुंचते हैं तब भी डी हिंदुआइजेशन और डी नेशनलाइजेशन, ये दोनों ऐसे शब्द है, ये बहुत गंभीर शब्द है, इस पर हम पहले चर्चा करें। हाँ, देखिए, स्वामी विवेकानंद तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं थे। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, मैं उस पर जब आर्टिकल लिखा था तो एक पब्लिशर ने छापने से तब तक मना किया जब तक आप इसका रेफरेंस नहीं देंगे। तो मैंने तो कहीं पढ़ा था, तो सिलेक्ट, आज गूगल देवता का बड़ा जमाना है, तो मैंने वो पूरा लाइन जो याद था, कोटेशन याद था, तो मैंने उसको डाला, तो उस कलेक्टेड वर्क से निकल करके आ गया। विवेकानंद क्या कहते हैं, एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर जाता है तो हिंदू समाज की एक संख्या कम नहीं होती है, बल्कि हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। ये विवेकानंद की उक्ति है, ये मेरी उक्ति नहीं है। और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के लिए, दोनों के लिए वो कहते हैं ये ऐसे रिलीजन है जो बाकी रिलीजन को वो दुश्मन के तौर पर मानते हैं। तो कन्वर्जन के मुद्दे पर गांधी इतने ज्यादा खिलाफ थे कि हरिजन में 1934 में उन्होंने लिखा, कहा कि हु एम आई टू लेजिस्लेट, किसी ने प्रश्न सवाल किया, कहा यदि मुझे होती तो मैं तुरंत इसको सब बैन कर देता। ये गांधी की उक्ति है, ये मेरी उक्ति नहीं है। फिर मैं दोहरा रहा हूं, एक विदेशी स्टूडेंट आया था गांधी से मिलने और कहा कि आप अपनी तस्वीर देंगे बापू, तो उन्होंने दे दिया तस्वीर। पूछा ऐसा इसका करोगे क्या, तो उसने कहा कि मैं इसकी कई प्रतियां बनाऊंगा और मैं एक स्कूल चलाता हूं, मिशनरी स्कूल चलाता हूं, मैं इसकी प्रतियों को बेचूंगा वहां, और यूरोप में बेच करके जो पैसा हुआ आएगा उससे मैं उस संपत्ति से मैं स्कूल चलाने का हूं। महादेव देसाई लिखते हैं अपनी डायरी में कि गांधी ने वो तुरंत फोटोग्राफ छीन लिया उसके हाथ से और कहा कि मैं अपने आप को क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए अलाउ नहीं कर सकता यूज होने के लिए। यू ट्रेड इन फेथ, इट इज अनस्पिरिचुअल। तो जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन मुद्दों को लेकर के होता है तो कहा जाता है लंबे चौड़े, जिसे कहते हैं एकाएक कहा जाता है कि ये तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। तो गांधी का जो कंसर्न था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी कंसर्न है। और गांधी ने एक सवाल पूछा, गांधी से एक ने पूछा कि अच्छा एक बात बताइए कि आप हमेशा स्पिरिचुअल बात करते हैं कन्वर्जन के मुद्दे पे, इसका पॉलिटिकल मीनिंग भी है क्या? तो उन्होंने कहा ये सवाल बीएस मुंडे से पूछना। यानी गांधी बहुत चालाक थे इस मामला में। गांधी, और मैं इस चीज को जिक्र किया हूं कि गांधी जो पॉलिटिकल इस्लाम है,
अभी आपने सुना भी होगा पॉलिटिकल इस्लाम, मैंने पॉलिटिकल इस्लाम भी जी, दूसरी किताब में बहुत जिक्र किया है। चर्चा की है आपने। पॉलिटिकल इस्लाम है और पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी है। कन्वर्जन क्यों किया जाता है? ताकि आप अपने तादाद बढ़ा सकें। आप अपनी तादाद क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि वो कल्चरल डिस्कोर्स और पॉलिटिकल डिस्कोर्स दोनों बदल देता है। जी, तो नॉर्थ ईस्ट का डिस्कोर्स बदल गया, जी, अफगानिस्तान का डिस्कोर्स बदल गया, सिंध का डिस्कोर्स बदल गया। कन्वर्जन ही तो रीजन था। आखिर 13 सेंचुरी तक कश्मीर का डिस्कोर्स अलग था। 13 जी। सेंचुरी के बाद कश्मीर का डिस्कोर्स बदल गया। तो हुँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब ये बात करती है कि भाई ये बंद कीजिए, ये रोकिए, तो वो जानती है कि ये पॉलिटिकल काम है, ये मिशनरीज का पॉलिटिकल काम है। गांधी भी यही है, लेकिन गांधी खुल करके नहीं बोलते हैं। लेकिन अंतर गांधी और तो उसका कन्वर्जन को लेकर उस तरह से विरोध नहीं कर रहे। जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल मैंने कहा एक्शन में ना वो कि गांधी 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 इतनी बात कहते हैं कि ये अनइथिकल है, अनएथिकल ये है। ये स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ है, ये इरिलीजियस है, ये इतनी बात तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन वो लेकिन जानते हैं कि आपने जब तक जी, 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 आप वो बताइए, बोलिए, बोलिए। जानते हैं कि इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है, इसीलिए गांधी विरोध करते हैं। नहीं तो जब अंबेडकर उस ढंग से हिंदू समाज को, जिसे बारे में कहा जाता है कि पुनः पैक्ट के अंदर जो है वो कर रहे थे, तो गांधी क्यों खड़े होते हैं? उनको पता है कि हिंदू समाज और विघटित होगा। क्रिश्चियनिटी जो है, जितना ये सब कन्वर्जन होगा, वो हिंदू समाज और वीकेन होगा। इसलिए गांधी विरोध करते हैं, लेकिन गांधी कहते नहीं है। अंतर आरएसएस और गांधी में सिर्फ इतना है, आरएसएस इस बात को खुलकर कहता है, गांधी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स दिए, हिंदुत्व जो है वो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स दे रहा है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं, इट इज ए रिस्पॉन्स ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम टू द एंड पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी। ये स्पिरिचुअल इस्लाम के खिलाफ नहीं है, स्पिरिचुअल क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नहीं है, बट मिशनरी का जो ये अभियान है, ये पॉलिटिकल है। होमोजेनाइजेशन, रिलीजन का होमोजेनाइज करने का जो विचार है वो पॉलिटिकल है, और उसको काउंटर सिर्फ पॉलिटिकल हिंदुत्व ही कर सकता है, स्पिरिचुअल हिंदुत्व नहीं कर सकता। लेकिन सर, आपने जब कन्वर्जन पे पूरा एक चैप्टर लिखा, रिलीजियस कन्वर्जन इन इंडिया, वो पूरा चैप्टर मोटे तौर पे जो मुझे समझ में आया, वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। इस्लाम के नहीं नहीं, कन्वर्जन पे इस्लाम के बहुत खिलाफ भी थोड़ा-सा है। लिखा है आपने, पूरा हाँ, चैप्टर मोटे तौर पर वो क्रिश्चियनिटी के मिशनरीज पर आपने ज़्यादा उस पर फोकस किया है। हम्म, हम्म, इस्लाम को आपने उस तरह से नहीं किया, जबकि आज की तारीख में पॉलिटिकल विंग ऑफ आरएसएस, बीजेपी, हम्म, इस्लाम के कन्वर्जन को लेकर ज़्यादा वो है, आक्रामक है। जो योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और जो तमाम बात। मैं इसके उस पे नहीं जा रहा कि कौन ज़्यादा कर रहा, नहीं कर रहा, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। दूसरी बात, संघ की किताब में तो या विचार के तौर पे तो आप लिख दें कि भई ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, मिशनरीज़ के खिलाफ है। लेकिन आपने 99 का भी ज़िक्र किया किताब में, वाजपेयी सरकार का, मदर टेरेसा का भी ज़िक्र किया है, पोप का भी ज़िक्र किया है। और अभी तो पिछले साल 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने सारी मिशनरीज़ के लोगों को बुलाकर, जो भी लोग चाहें उसको शब्दों में जो भी आप समझते हो, प्रधानमंत्री आवास पर उनका स्वागत किया है। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनके साथ मिले हुए हैं, मतलब उनका स्वागत सम्मान में। केरल में पूरे मिले हुए हैं। तो गांधी और आरएसएस में क्या फ़र्क है? जब आपको ज़रूरत है तो आप पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी के खिलाफ होते हैं, फिर उस समय स्पिरिचुअलिज़्म पर आ जाते हैं, या सबका साथ सबका विकास हो जाता है? देखिए, विजय जी, आपके सवाल बड़े पॉलिटिकल हैं, और इसके दो हिस्से हैं। इस सवाल को दो हिस्सों में मैं बांटता हूं। एक तो जिसे मैं थ्योरेटिकल बात किया कि थ्योरेटिकली संघ क्यों इसके खिलाफ है, ठीक है, गांधी क्यों इसके खिलाफ थे, और इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, ये भी हमको सब पता है। जब ये सवाल जब राजनीति के मैदान में आती है, तो राजनीति के अपने अपनी मजबूरियां होती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप क्रिश्चियनिटी से बात कीजिए, इस्लाम से बात कीजिए, आप आप सारे संप्रदायों से बात करते हैं, तो उसमें इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, बात करनी है। लेकिन ये जो बात है कि क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन में ये है, इस बात का तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बात कई बार कर चुका है, और भारतीय जनता पार्टी भी बात करती है। संवाद नहीं टूटना चाहिए। आखिर वो इस देश के नागरिक हैं,
वो संस्थाएं इस देश में काम करती हैं। बनवासी कल्याण आश्रम 42,000 गांव में काम कर रहा है। और बनवासी कल्याण आश्रम, बहुत लोगों को, ये कम लोगों को जानकारी होगी कि बनवासी कल्याण आश्रम के शुरुआत करने के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो था ही, लेकिन गांधीयन भी थे उसके साथ। ठक्कर बापा को हम आप कैसे भूल सकते हैं? गांधीयन भी उनके साथ थे कि भाई ये बहुत आवश्यक है। तो संवाद आज के दिन में बनवासी कल्याण आश्रम वहां पर काम कर रही है, क्रिश्चियन मिशनरी से भी बात करती है, लेकिन वो उनको ये कहती है कि आप ये रास्ता छोड़िए, ये रास्ता ठीक नहीं, ये तो कॉन्फ्लिक्ट का रास्ता है। यदि आप कन्वर्जन कर रहे हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट का रास्ता है। यदि इस्लाम यहां पर कन्वर्जन कर रहा है तो ये तो थ्योरेटिकली आप देखिए, आप कहते हैं कि सारे संप्रदाय एक हैं, सारे धर्म एक हैं। यदि सारे धर्म एक हैं तो फिर आपको दूसरे को डिसाइपल बनाने के लिए क्या जरूरत है? धर्म जो है वो अनुयायी नहीं बनाना चाहता है, संप्रदाय अनुयायी पैदा करता है और संप्रदाय अनुयायी बनाना चाहता है। ये मैं फिर आपको जिक्र कर रहा हूं। अब नहीं, लेकिन ये तो फिर वो घर वापसी के लिए भी ये तर्क दिया जाता है ना। देखिए, इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को आप संप्रदाय मान लें, हिंदू को तो आप धर्म मानते हैं ना, तो जो चले गए, क्यों परेशान हैं आप? क्यों बनाना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं? मैं यही बहुत अच्छी बात आपने कहा, इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि वो पता है कि न्यूमेरिकली होने से, न्यूमेरिकल डोमिनेंस होने से, न्यूमेरिकल इंक्रीज से उसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस क्या है। मैं एक उदाहरण देता हूं। आपके घर के पास कोई एक वाटिका है, वो गुलाबों की वाटिका है, आप कहते हैं ये गुलाबों की वाटिका है। वहां पर 2 बबूल के पेड़ आए, फिर 4 बबूल के पेड़ आए, फिर 6 बबूल के पेड़। वो इन्वेसिव प्लांट है और आने आते देखने में देखा गया कि 20 साल के बाद वहां पर गुलाब के तो 4-6 हिस्से रह गए हैं, बाकी सब बबूल हुआ। तो लोग कह गए कि ये कभी गुलाबों की वाटिका हुआ करती थी, अभी बबूल की वाटिका हो गई है। अफगानिस्तान भी कभी एक ऐसा ही प्रदेश हुआ करता था। पाकिस्तान जिस हिस्से को आप देख रहे हैं वह भी वैसा ही हुआ करता था। जिस बांग्लादेश को आप देख रहे हैं वह भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था। तो धर्म का परिवर्तन होने से क्या परिवर्तन होता है ये देखा जाता है। जो यूरोप के अंदर भी ये देखा गया, अफ्रीका के अंदर भी देखा गया, सेंट्रल एशिया के अंदर भी देखा गया। आखिर जिसे आप आज का ईरान कहते हैं, एक बहुत समृद्ध परंपरा थी, एक समृद्ध सभ्यता थी, और उसकी सारी विरासत खत्म हो गई इस्लाम के आने के बाद। वो सारी चीजें खत्म हो गई वहां से। तो इसलिए घर वापसी किया है, ये मैंने इसीलिए कहा ये राजनीतिक लड़ाई है। घर वापसी राजनीतिक लड़ाई है। जब गांधी जी के बेटे का इस्लाम में कन्वर्जन हुआ तो टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर के बड़े बड़े लोगों ने लिखा कि गांधी तो अपना ही घर नहीं बचाया। गांधी बहुत दुखी थे। घर परिवर्तन किसने, तब गांधी ने लिखा हरिजन में कि मेरा बेटा यदि अपने हृदय से परिवर्तन कर लेता था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके पीछे वो हुआ नहीं, वो नहीं है, हुआ कुछ और है उसमें। और तब आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट के तहत उनके बेटे को पुनः हिंदू धर्म में लाया और जिसकी प्रशंसा की है, गांधी ने स्वयं प्रशंसा की, आर्य समाज ने ठीक काम किया है। तो इसलिए लाना की जरूरत पड़ जाती है कि आखिर हैं तो ये हमारे, इन लोगों ने। नहीं, ये आपका तर्क ठीक है, लेकिन अभी तो 100 साल में, खैर आपने फिलिस्तीन और इजराइल का जिक्र नहीं किया धर्म परिवर्तन को लेकर कि वहां क्या हुआ, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि क्या देश 100 साल में, जो आज एक पॉलिटिकल नैरेटिव चल रहा है कि 100 साल में ये मुसलमानों का देश बन जाएगा। पहले क्या चर्चा नैरेटिव चल रहा था कि आबादी हम 5 हमारे 25। अब जब ये झूठ पकड़ा गया, मैं इसको झूठ बोल रहा हूं क्योंकि जो बर्थ रेट और फर्टिलिटी रेट का जो फैक्ट फिगर्स आए उसमें ये नैरेटिव नहीं चल पाया, तो संघ ने या जो राइट विंगर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये तो बात ही नहीं कर रहे थे बच्चों की, हम तो बात कर रहे हैं क्या बोलते हैं उसको, वहां पर से आने की, घुसपैठियों की, घुसपैठ की वजह से धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो पहला फैक्ट आपने जो 50 साल चलाया, हम 5 और 25 का, हमारे 25 का, वो जब फेल हो गया तब आप घुसपैठियों पर आ गए, और घुसपैठियों का भी नैरेटिव नहीं चल रहा
क्योंकि सरकार ने जितनी कोशिशें की उसमें 11 साल में भी अगर आप घुसपैठियों का नंबर नहीं बता सकते देश में और घुसपैठियों को बाहर निकालने पर नहीं बता, ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। और जैसे आपने चर्चा की ना कि हम बात करते हैं आरएसएस के लोग इस्लाम से, क्रिश्चियन से, वो अच्छी बात है, लेकिन जब आप ये बात करते हैं अलग से और आपकी जो पढ़ाई है वो संभल में दिखाई देती है, वो लोग तो ये नहीं समझते कि बात करने से काम चलेगा। बहुत कंट्राडिक्शंस है सर। देखिए विजय जी, मैं तो मानता हूं कि सारे धर्म एक हैं और हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। क्या सामने वाला भी वैसा ही सोचता है? यदि सामने वाले की नजर में हम काफिर हैं, सामने वाला ये कहता है, उसका ये मैंडेट है कि ये दारुल हरब है, हमको इसको दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है, तो कई बार हम इसे कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि जैसे जाड़े के अंदर आप एक मंकी टोपी पहन लेते हैं तो आप बंदर नहीं बन जाते हैं, ठीक है? वो आप जाड़े से बचाव के लिए करते हैं। दोनों में मौलिक अंतर है। हिंदुइज्म के अंदर ये सब जो चीजें आई हैं वो अपने को बचाने के लिए आई हैं। हिंदुइज्म एक्सपेंशनिस्ट रिलीजन नहीं है, इस्लाम एक्सपेंशनिस्ट रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी एक्सपेंशनिस्ट रिलीजन है। जरा इस बात को गौर से देखिएगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब क्रूसेड्स यूरोप में आया तो पूरे यूरोप को क्रिश्चियनाइज कर दिया। राजा हुआ, राजा कन्वर्ट किया, पूरी प्रजा कन्वर्ट कर गई। जो जिसे आज आप कहते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो या फिर ये वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, सारे कंट्रीज हो, एक बार चला तो पूरा का पूरा वेव जो है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया, होमोजेनाइज कर दिया। ऐसा तो था नहीं कि वो हृदय परिवर्तन हुआ था, इतने लाखों लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिया। आई डू एग्री ऑन दैट पार्ट ना, समझ रहे हैं? लेकिन इसमें दूसरा सवाल ये है, अब आप क्या आप हिंदुइज्म को सेमेटिक रिलीजन बनाना चाहते हैं? मैं आपके एक पहले वाले सवाल को कर लेता हूं, फिर मैं इसका भी आपको जवाब देता हूं जी। तो देखिए, यदि आप देखेंगे कि जो मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि हुई है उसमें, ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट है जो 1998 में, और उन्होंने एक प्रतिष्ठित अखबार, एक प्रतिष्ठित अखबार में बैक टू बैक लेख भी लिखा कि बंगाल में किस प्रकार से घुसपैठिए आकर के वहां की डेमोग्राफी बदल दिए हैं। और उसमें उन्होंने जिक्र किया था 123 लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उन्होंने इंपैक्ट किया है। उसी समय एक जनरल एस के सिन्हा की रिपोर्ट आती है जो आसाम के अंदर कहती है कि एक्सेप्ट फॉर द लोअर ब्रह्मपुत्र वैली एंटायर आसाम लुक्स लाइक आसाम। तो घुसपैठिया एक बहुत बड़ी समस्या है, हम लोगों ने इसको इग्नोर किया है और राजनीति के कारण इग्नोर किया है। मेरा ये मौलिक सवाल आता है कि आखिर इन्हीं बंगाल और पाकिस्तान में जो लोग गए थे, इनके पूर्वजों ने कहा था कि हम साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमको एक देश चाहिए। और उनके लोगों को घुसपैठ करके वो पूरी डेमोग्राफी आसाम की बदल डाली, पूरी बंगाल की डेमोग्राफी बदल डाली, और उनके लिए भारत का मुसलमान खड़ा हो जाता है। तो किसके लिए खड़ा होता है? वो पैन इस्लाम के आधार पर खड़ा होता है, वो अंतरराष्ट्रीय हमारे ही भाई हैं इसलिए वो खड़ा हो रहा है। वो भारत के हितों को पहला प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, इस्लाम उसकी प्रायोरिटी बन जा रहा है। दूसरी बात, जो फर्टिलिटी रेट है, ये मैं आपसे बिल्कुल अपने आप को मैं आपसे सहमत नहीं हूं। हमेशा डिकेडल ग्रोथ को लेकर के आया जाता है। यदि आप नेशनल एवरेज से आप उसको देखेंगे तो हमेशा मुस्लिम की जनसंख्या, फर्टिलिटी रेट जो है वो हाइयर रही है और काफी ज्यादा हाइयर रही है। आज भी वो नेशनल एवरेज से ज्यादा गिरावट, लेकिन गिरावट इसी में आई है। गिरावट है। लेकिन आप ये देखिए, हितेश्वर साकिया विधानसभा के पटल पर कहते हैं कि से हमारे यहाँ 30 मिलियंस मुस्लिम घुसपैठिए आकर के रह गए हैं, ये हितेश्वर साकिया ने कहा था। अगले दिन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस उनके विरोध करते हैं और उसके बाद उनको विड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। इंद्रजीत गुप्त सीपीआई के होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर, है ना,
उन्होंने संसद पटल पर 1 करोड़ 1.25 करोड़ घुसपैठियों की बात की। ये हम नहीं कर रहे हैं। और उनको डेटा देने वाला कौन था? होम मिनिस्ट्री ही था। श्री प्रकाश जायसवाल ने वही बात कही। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भी इसको एक्सेप्ट किया। ये जो नैरेटिव बनाई जाती है कि ऐसा नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ये मैं है। दूसरी बात, ये नैरेटिव की बात मैं दूसरी कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 1 करोड़ इंद्रजीत गुप्ता बोल सकते हैं, लेकिन 11 साल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बना हुआ गृह मंत्री नहीं बोल सकता कि देश में कितने घुसपैठी हैं। पहली बात। साफ साफ सुन लीजिए। दूसरी बात, असम में घुसपैठियों को लेकर जो सरकार ने काम किया उसको बैकआउट किया। तीसरी बात, घुसपैठियों को लेकर सरकार की कोई नीति नहीं है। चौथी बात, सरकार ने 2000 एवरेज कह रहा हूं मैं घुसपैठी, जिसमें बांग्लादेशी तो 400-500 ही हैं, लेकिन विदेशी घुसपैठियों को मान लें तो एवरेज 2000 घुसपैठिए उन्होंने बाहर निकाले हैं। ठीक है, 2000। और एवरेज यदि श्री जायसवाल जी की रिपोर्ट के हिसाब से मान लूं, उस समय 1 करोड़ 20 लाख उन्होंने बताए थे, आज 2 करोड़ घुसपैठिए है, तो 1000 साल चाहिए रागी साहब की सरकार को घुसपैठियों को बाहर करने। तो क्यों नैरेटिव चलाते हैं आप? कुछ होना जाना है नहीं आपसे। देखिए, मेरे पुस्तक का इसमें से कोई फिगर गलत हो तो आप करेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा हाँ, देखिए, मेरे पुस्तक का ये स्कोप से बाहर का विषय था। हाँ, नहीं लेकिन मैं वो क्योंकि वैचारिक, बिल्कुल लेकिन मैं इससे चर्चा उस पर भी करूंगा। वैचारिक मुद्दे से ये जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि 11 साल में घुसपैठियों को जिस स्तर पर निकाला जाना चाहिए था वो नहीं निकला है। और ये यदि आप कहेंगे कि भारत सरकार ने उस दिशा में काम नहीं किया है, तो मैं इससे सहमत नहीं होता। मुझे लगता था कि भारत सरकार एक जिसको हम कहते हैं ना कि रूटीन मामले में इसको हैंडल नहीं करना चाहती थी, वो एक विशेष तरीके से हैंडल करना चाहती थी। और यही कारण था कि नेशनल रजिस्टर के बारे में बात की जा रही थी, और यही कारण था कि सीएए भी लाया गया था। ये मैं बहुत खुल करके ये बात कह रहा हूं ठीक है, आपसे, ठीक है कि नहीं? लेकिन इस देश की राजनीति को आप देखिए। देखिए, बिल क्लिंटन के जमाने में एक व्यक्ति को अमेरिकी सीनेट ने भारत का राजदूत बनने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उस टर्किश के मेड को उसने 6 महीने तक इलीगल तरीके से रखा था। यानी वो इतने सेंसिटिव हैं। आज जितने यूरोप के देश हैं, उन्होंने अपने वीजा रूल्स को क्यों टफन कर दिया है? यदि बहुत हृदय में पवित्रता होती कि बाहरी लोगों तो अफ्रीकन को आने देते ना, बाकी लोगों को आने देते ना। अपने आप को गार्ड किया है ताकि ये इस्लाम की जनसंख्या वो विस्फोटक नहीं हो जाए। जर्मनी ने ये किया, पोलैंड ने किया, हंगरी ने किया, एक के बाद एक मैं गिनवा सकता हूं। और इस पर उन्होंने बहुत, आप इसको दूसरे तरीके से ले जा रहे हैं। मैं घुसपैठियों को बाहर निकालने के खिलाफ नहीं हूं। मैं तो कह रहा हूं नैरेटिव में काम नहीं हो रहा, उसकी बात की मैंने बिल्कुल, आपने कहा, मैं उस पर मैंने यही कहा कि उसी तरीके से काम करने की कोशिश भारत सरकार कर रही थी जिसका विरोध सड़क पर उतर करके लोगों ने किया, शाहीन बाग के थ्रू किया। दूसरा, आपका एक सवाल था कि आसाम के अंदर जो है वो जब जनसंख्या निकल करके आई तो कुछ उल्टा ही निकल करके आया। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है क्योंकि जैसे ही वहां पर इसके बारे में एक्स्ट्रा उनको भेजने की बात हुई, आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो मुंबई से पकड़ करके भेजा जा रहा था। विरोध कौन सड़क पर उतर करके आया किया? उस समय की तेलुगु देशम की पार्टी सड़क पर विरोध करने के लिए आई थी, जो अभी सरकार में है। अटल, जो अभी सरकार में है। मैं फिर कह रहा हूं, अभी सरकार में है, उस समय उसके विरोध में खड़े होकर के आए। तो मुस्लिम वोटों की राजनीति ने हमको इस स्तर पर लाया कि घुसपैठिए घुस करके 3 जनरेशन खड़े हो गए देश में। और मैं मानता हूं कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। जब मैं ये पढ़ता हूं कि आज 10 दिल्ली पुलिस 12 घुसपैठियों को पकड़ी, 15 बने, तो मुझे हंसी आती है और लज्जा भी आता है, क्रोध भी आता है। अरुण शौरी ने 1997 में एक किताब लिखा, सेकुलर एजेंडा, किताब लिखी, पुस्तक एक लिखी, सेकुलर एजेंडा। कौन सी पुस्तक? कई पुस्तकें हैं, उसमें किस पुस्तक में इसका जिक्र है कि 97 में उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर में, फिर मैं जोड़ रहा हूं, दिल्ली एनसीआर में 7 लाख के आसपास घुसपैठिए आकर के रह रहे हैं। और उन्होंने बांग्लादेशी रेफरेंस से यह किया था। जो जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट थी उसमें भी वहां के फॉरेन सेक्रेटरी का रेफरेंस था
एक लेप्सरॉन टर्म हुआ था जो हिटलर के समय हुआ था कि हम एक्सपैंड करेंगे, क्यों, हमको जरूरत है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन हो रहा है हमारा। तो ऐसी स्थिति थी उस समय। जैसे ही ये सब चीजें होने लगी, वहां कैसे माइग्रेशन होकर के दूसरे दूसरे प्रदेशों में लोग फैलने लगे। आज आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखिए कि वहां पर कितने बांग्लादेशी आकर के रहे, नोएडा के अंदर कितने आकर के रह गए, सेटल हो गए हैं। सर ये तो अब इशू, हम इस पे चर्चा ही नहीं कर रहे ना। अब आपने भी कह दिया नहीं, तो मैं ये जो कह रहा हूं कि जो आपने जो ये कहा ना कि डेटा तो अलग पकड़ा गया, नहीं, वो वहां पर घुसपैठ किए, एंट्री आई और एंट्री आने के बाद वो डिस्पर्स कर गए, रोहिंग्या आए, डिस्पर्स करके सेटलमेंट बना लिया अलग। आप गलत तरीके, मैंने ये नहीं कहा कि डेटा गलत पकड़ा गया, मैंने कहा कि मैं तो कह रहा हूँ 1 करोड़ 20 लाख श्री प्रकाश जी के वक्त में थे, तो आज 2 करोड़ है घुसपैठिए। लेकिन आप 2000 की स्पीड से निकालेंगे तो 1000 साल चाहिए। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी सरकार 1000 साल चले भारत में, ठीक है, लेकिन खैर अब उस पर हम नहीं चलते, आगे चलते। एक लाइन सिर्फ जोड़ देना चाहता हूं जी। प्रधानमंत्री जी ने यदि लाल किले से राष्ट्र के संबोधन में यदि इस मुद्दे को उठाया है, तो मेरे भी स्रोत हैं, बहुत इस मामले पे भारत सरकार बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। ये भी एक कारण हो सकता है कि चूंकि वहां पर एक बांग्लादेश के अंदर एक ही ऐसी सरकार थी जो बगल में पड़ोस में आपको प्रो इंडिया काम कर रही थी, तो उस समय उस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना नहीं चाहती होगी। हो सकता है सरकार की उस समय की ये मजबूरी रही होगी। हाँ, ये भी मैंने चर्चा की थी कि इसकी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने यदि इस चीज को लिया है तो आप निश्चित तौर पर। अरे प्रोफेसर साहब, ये कैसी ईमानदारी है कि शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर रहेंगी तो घुसपैठियों का इशू नहीं होगा, और दूसरी सरकार आ जाएगी तो घुसपैठियों का इशू होगा। ये तो मैं ईमानदारी से माफी चाहता हूँ कि सहमत नहीं। मैंने तो एक एक्सप्लेनेशन दिया, कोई मैंने ये नहीं कहा कि यही कारण रहा होगा। मैंने कहा कि चूंकि भारत के अंदर विरोध देखिए ना, कांग्रेस पार्टी उन घुसपैठियों के साथ खड़ी हो जा रही है, समाजवादी पार्टी खड़ी हो जा रही है। क्यों खड़ी हो रहे हैं आप? इसलिए तो आपको लगता है कि हमारा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एक साथ गोलबंद हो जाए। अब इस बीमारी का क्या इलाज है इस देश में? हम किसी सरकार के व्यक्ति से बात करेंगे कि क्या उनका इश्यू है, हम किताब पर चर्चा करेंगे, क्योंकि किताब बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका एक और सब्जेक्ट जिस पर आपने बहुत अच्छे से काम किया और जो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण, वैसे तो 9 के 9 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एक चैप्टर और है, कास्ट एंड अनटचेबिलिटी, इस पर आपने विस्तार से चर्चा की है और उस पर भी गांधी और आरएसएस को, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर रखा है, ठीक है, उस पर काम किया। हालांकि मैं दोनों से ही सहमत नहीं हूं कि दोनों ने ही कोई काम सोशल मूवमेंट, कास्ट और अनटचेबिलिटी को लेकर नहीं किया। गांधी ने भी नहीं किया और संघ ने भी नहीं किया, इसलिए हो सकता है दोनों एक प्लेटफॉर्म पर हों। गांधी वर्ण व्यवस्था को लेकर काम करते रहे। आपने लिखा कि गांधी उस समय उनकी प्रायोरिटी आजादी थी, वो भी समझ में आता है। तो गांधी को माफ कर सकते हैं, आरएसएस को नहीं कर सकते फिर, क्योंकि आरएसएस की प्रायोरिटी आजादी नहीं रही। मैं इसका उत्तर दूं, मैं उसका दूं। देखिए, आरएसएस, ये कहना आरएसएस के साथ अन्याय होगा कि आरएसएस की प्रायोरिटी जो है वो आजादी नहीं थी। आजादी थी, लेकिन आजादी के बाद इस देश का निर्माण कैसे हो, उसकी भी प्रायोरिटी थी। संभवतः गांधी से जुड़े हुए लोगों को गांधी की दृष्टि थी कि आजादी के बाद कैसा देश बने, लेकिन उनके बाद जुड़े हुए लोगों को इस बात का एहसास नहीं था कि इस देश का निर्माण होगा तो कैसे निर्माण होगा। जिसे आप स्वदेशी कहते हैं, उसमें स्व कहां बचा हुआ है। कई बार आप कहते हैं कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विरोध कर दिया कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये विरोध तो सीपीआई ने भी किया था, और विरोध इस स्तर पर नहीं किया था कि हम संविधान नहीं मानते। हम संविधान में हमारा अपना क्या है भाई, आप एक देखिए कि आप सारी चीजें बाहर से आयातित कर रहे हैं। हमारी अपनी कोई दृष्टि नहीं है, कोई भारतीय दृष्टि नहीं है। गांधी जी ने एक संविधान की एक प्रस्तावना लिखी थी, वो उस संविधान के बारे में कोई जिक्र ही नहीं करता है। गांधी सिर्फ इस बात पर कि है कि यहाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और जो है हेरिटेज बचाया जाए, बस इतने तक गांधी सीमित है संविधान में। मैं फिर उस पे पॉलिटिक्स पे नहीं जाना चाहता, इसलिए छोड़ देता हूँ। आप ही सरनवाते हो संविधान को संसद के अंदर, इसलिए मैं उसकी पॉलिटिक्स पे नहीं जाना चाहता।
हम बात देखिए कर रहे हैं इस इश्यू पर, अनटचेबिलिटी को लेकर। नहीं, मैं थोड़ा सा गंभीर, क्योंकि आपने बहुत गंभीरता से इस चैप्टर को लिखा है। यहाँ पर 3 लोग हैं, गांधी है, आरएसएस है और अंबेडकर है। बिल्कुल ठीक है ना? और अंबेडकर ने, हम उसका विरोध करें समर्थन करें वो मुझे अलग इशू है, लेकिन अंबेडकर उस व्यवस्था से पैदा हुए थे, इसलिए उस तकलीफ को समझते हैं। वो उसके लिए वो कहावत जो है ना, जो का जाने पीर पराई, जाके पैर न फटे बिवाई। तो गांधी और आरएसएस उस बिवाई के दर्द को नहीं समझता, अंबेडकर समझते हैं, इसलिए वो एग्रेसिव होकर उस आंदोलन को चलाते हैं, जो आरएसएस ने 100 साल में भी नहीं चलाया। देखिए, आरएसएस जब शाखाओं पे काम करती है, आरएसएस जब हरिजन बस्तियों में जाकर के काम करती है, आरएसएस जब मलिन बस्तियों में जाकर के काम करती है, आरएसएस जो है वो कुटुंब प्रबोधन की बात करती है, आरएसएस जब ये कहती है, उसका विश्व हिंदू परिषद विभाग जो कहता है कि भाई मंदिरों में पुजारी भी हरिजनों से होने चाहिए, और उसकी ट्रेनिंग देता है। और आज से नहीं, ये 1992 से पहले से दे रहा है, 89 से विश्व हिंदू परिषद ये काम कर रहा जो है। अंबेडकर का एग्रेशन है अनटचेबिलिटी को लेकर, वो देखिए आरएसएस का एग्रेशन नहीं है, मैं ये कह देखिए रहा हूं। और 100 आर साल के बाद आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि व्यवस्था है और वहां पर सरसंघ चालक, सरकार्यवाह, सह सरकार्यवाह और उसके नीचे कोई दलित नहीं है। ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता बहुत 100 साल में। देखिए, मैं ये बात कह करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वैचारिक अधिष्ठान के को मैं उस दृष्टि से देखता भी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, चूंकि आपने उठा दिया है ऐसा सवाल, तो ऐसे एक नहीं, अभी भी वो कॉम्बिनेशन है जिसे आपको नहीं जानकारी है, लेकिन मैं उसे बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं जाति से मैं अपने सह सरकारवाह का परिचय नहीं देना चाहता। जाति से हमारे बनवासी कल्याण आश्रम के जो अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं, मैं उनका जाति से परिचय नहीं देखता हूं। हमारी सेवा भारती प्रकल्प के अखिल भारतीय संगठन मंत्री का परिचय मैं जाति देख करके नहीं करता हूं, बट ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही प्रचारक मैं है जो काम बात कर रहे कर रहा हैं। हूँ कि जो एग्रेशन आप मानते हैं कि एक अंबेडकर मिनट, का और आरएसएस का एग्रेशन अनटचेबिलिटी पर एक ही है। देखिए, मैं आपको एक बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एग्रेशन में काम नहीं करता है, वो सामंजस्य। गांधी में एग्रेशन था क्या? गांधी में एग्रेशन नहीं था। गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के थ्रू उस चीज को हल करना चाहते थे। अंबेडकर का रास्ता अलग था, वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का रास्ता था। आप इनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कीजिए, ये हो गया। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से क्या जातीय उन्माद कम हुआ? क्या जातीय उन्माद क्या बढ़ा नहीं है इस देश में? आप देखिए, गांधी का रास्ता सही था या ये रास्ता सही है? इस चीज को गौर से देखिए कि आज जातीय विभाजन पहले से ज्यादा और ताकतवर होकर के उभरा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कहता है? संगीत शर्मा है या पांडे हैं या मिश्रा है, किसी ने धोखा क्या? अभी आपने देखा नहीं कि हम और आप कहानी कुर्सी पर बैठे हुए, तो एक व्यक्ति जो है, एक वरिष्ठ पत्रकार इस देश का, लिखता है 4 ब्राह्मण 1 भूमिहार। हमने तक, मेरी तो दृष्टि में भी कभी नहीं आई। ठीक। ये आप इस सोच के कैंसरस कीड़ा जो दिमाग में बैठा हुआ है, इसको आप क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? ये जातीय चीजों को ये मिटाया है या इसने वाइडन किया है, खड़ा किया है, ये है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि जिस जाति को आज आप देख रहे हैं, ये सावरकर ने सवाल उठाया था अंबेडकर से कि महार जाति से आप आते हैं। महार अपने से भी कई जातियों को अपने से निम्नतम मानती है और उसके साथ खाना पीना नहीं स्वीकार करती है। ठीक है। ये 5000 जातियां ब्राह्मणों ने नहीं बनाई है। किसी एक ग्रंथ बता दीजिए जहां पर इन ब्राह्मणों का, ये सारी जातियों का वर्णन किया हुआ है, नहीं बनाई है। आप ये तो दूसरे उस ऑथर को कोट नहीं करते हैं, लेकिन लेफ्ट के ही ऑथर हैं। कोंकण रीजन में जो गहरे समुद्र में मछली मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है, छिछले में मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है, तालाब में मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है। लेकिन सब मछुआरे एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। आप ब्राह्मणों में भी वही है, भूमिहारों में भी यही है,
राजपूतों में भी आप यही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा किस बात ये का आप कहना है, एक्सक्यूज देना चाहते हैं, किस बात का आप नहीं मैं एक्सक्यूज देना एक्सक्यूज चाहते नहीं दे रहा हूं, मैं फिर वो कह रहा हूं, गांधी का रास्ता कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की तरफ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उसी रास्ते को अपनाया है। हम अपनी पहचान जातियों के रूप में नहीं करते हैं। जब हम बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ पीते हैं, तो हम ये नहीं, हमको पता ही नहीं लगता है कि हमारा ये कौन है। हम तो अपने सर्वकारवाह का हम जानते भी नहीं कि कौन किस जाति का आता है। अंबेडकर ने, आज हम जो अंबेडकर की जाति उन्माद की बात करते हैं, अंबेडकर ने इतना खड़ा कर दिया कि वो आपके सामने खड़े होकर सवाल कर रहे हैं। दुविधा ये है। बाकी वर्ण व्यवस्था को एक कंपोजिट जाति व्यवस्था के तौर पर देखिए। देखिए, वर्ण व्यवस्था का एक सब क्लासिफिकेशन जाति व्यवस्था है। नहीं और देखिए, हम परेशान इसलिए हैं क्योंकि अंबेडकर ने उन लोगों को सवाल करने के लिए खड़ा कर दिया। नहीं और ये पॉलिटिकल ताकत नहीं होती। और आप समझ लीजिए, आप तो इसको बहुत सपोर्ट करते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल शेयर के बिना देश का कोई, समाज का कोई हिस्सा खड़ा नहीं हो सकता। और इसीलिए आप महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिकल शेयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। देखिए, आजादी की लड़ाई भी तो पॉलिटिकल शेयर की थी। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, नहीं, आजादी की लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, नए भारत को गढ़ने की भी लड़ाई थी। एक चीज ध्यान रखिएगा, दुनिया के कौन से हिस्से में वर्ण व्यवस्था नहीं थी? जिसे आप प्लेटो का आप कहते हैं जस्टिस, वो प्लेटो क्या डिवाइड करता है? एक क्लास होगा जो फिलोसफर क्लास होगा, फिलोसफर क्लास विल बी द क्लास जिसका मैन ऑफ रीजन है। एक सोल्जर क्लास होगा, ठीक है। तीसरा एक प्रोड्यूसर क्लास होगा जिसमें प्रोड्यूसिंग एलिमेंट डोमिनेट करता हो, ट्रेड वगैरह, ये प्रोड्यूसर क्लास है, ठीक है ना। चौथा जिसे आप हमारे यहां शूद्र की बात आप करते हैं, वो वहां पर था ही नहीं, क्योंकि स्लेवरी सिस्टम जो थी वहां पर स्लेव को वहां पर सिटीजनशिप का राइट नहीं था, वो वहां पर भी थे। वर्ण व्यवस्था जैसी वहां भी व्यवस्था थी, भारत के अंदर भी वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था को जातीय व्यवस्था में कन्वर्ट कर देना ये बहुत ही गलत है, ये डिस्टॉर्शन है। मैं इसलिए डिस्टॉर्शन नहीं है ना, क्योंकि बारीकी से होता जाता है ना। एक बार प्रोफेसर बनाते हैं यूनिवर्सिटी में, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनाते हैं, फिर लेक्चरर भी बनाते हैं, वो तो डिस्टॉर्शन नहीं होता, वो सब क्लासिफिकेशन सोसाइटी में हर लेवल पर होता जाता है। मैंने आपसे डिस्टॉर्शन के तौर पे मत देखिए। डिस्टॉर्शन इसलिए हो गया क्योंकि वो बहुत सारे क्लासिफाई हो गया। नहीं, देखिए, मैं आपसे कहता हूं, जितनी भी ये जातियां हुआ करती थी कर्म के आधार पर हुआ करती थी, ये हमको फिर ध्यान रखना चाहिए। जिस जाति व्यवस्था को आज आप देख रहे हैं वो आपको सेंसस से इमर्ज करके निकला है। पहला सेंसस आप देखिएगा, दूसरा सेंसस का आप डेटा पढ़िएगा, जब उनसे पूछा जाता था कि आपकी जाति क्या है, उनको भी नहीं मालूम था। कहीं पर वो बुद्धिज्म लिख देते थे, कहीं पर सिखिज्म लिख देते थे, कहीं पर पंजाबी लिख देते थे, तो उनको भी नहीं मालूम था। ये तीन 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 सेंसस के बाद जाकर के ये फॉसिलाइज हुआ है। और धीरे धीरे जातियां के रूप में जिस जाति को आप आज देख रहे हैं वो कोई भारत के हिंदू समाज की व्यवस्था थी इस प्रकार की, ऐसा नहीं है। लेकिन जो काम होता था, एक काम करता था पत्ते बटोर करके और उसको जलावन के रूप में प्रयोग करने वाला एक अलग जाति थी। जो काम बाकी करते थे, ढोने वाला काम, डोली वगैरह का काम, वो एक जाति विशेष, वो एक जाति, तो वो काम गुजरात में भी होता था, वो काम अन्य जगह भी होता था, वो काम अन्य जगह भी होता था। लेकिन ब्राह्मणों ने इसको स्ट्रेटिफाई कर दिया। आप देखिए ना कि उसी जाति जिसे आप कहते हैं ईबीसी, आज के दिन में आप ईबीसी कहते हैं ना, ईबीसी अपने ही अंदर, आज के दिन में तो क्लास बन गया है ना, ईबीसी अपने ही अंदर कितनी जातियों के साथ खाना पीना और रिश्तेदारी नातेदारी करता है? नहीं तो वो तो ठीक है ना, ये लॉजिक तो चित्पावन ब्राह्मण और कानिकोज ब्राह्मण और सरयूपारी ब्राह्मणों में भी किया जा सकता है, इसलिए ये लॉजिक मैंने कहा नहीं है सर, ये लॉजिक नहीं चलता। ब्राह्मणों में भी उतने के उतने ही बड़े लोग बैठे हैं, आप जैसे सब लोग, भूमिहार और बड़े लोग, वो नहीं है। ये लॉजिक बिल्कुल ठीक नहीं है कि मछुआरे में अलग अलग जातियां वो खाती हैं कि नहीं पीते हैं, ये मेरे हिसाब से ठीक लॉजिक नहीं है। जी अभी जी बोलिए, फिर मैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पे बात करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास। आपने 3 प्रश्न उठाए। आपने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उतना एग्रेसिवली काम करता है या नहीं करता है, नहीं किया है। हाँ। मैंने आपसे फिर कहा कि एग्रेशन के साथ काम करने का, एग्रेसिवली काम करने का वो तरीका यदि आप इस रूप में लेते हैं कि रोज जन आंदोलन करे, तो उस रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी नहीं काम करता है, कुछ भी नहीं करता है।
और समाज पर जाकर के काम करना, घरों में जाकर के काम करना, अकेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। अकेला, मैं फिर कह रहा हूं, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं, अकेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो इस दिशा में, समाज निर्माण करने की दिशा में कुछ यदि काम किया है आजादी के पश्चात। एक भी संगठन इस दिशा में नहीं काम किया है, एक भी संगठन। मैं कह रहा हूं, भारत के भले के लिए, हिंदू समाज के भले के लिए, ये जातीय विभेद और जातीय वैमनस्य नहीं है, ये खांचेदारी न हो, इसके लिए यदि किसी एक संगठन ने काम किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, ये मैं कोई राजनीतिक तौर पर नहीं बोल रहा हूं, ये मैं कन्विक्शन के साथ कर रहा हूं, क्योंकि मैं 50 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ा हुआ हूं और मुझे कहने में ठीक है, ये बड़ा आज गौरव हम होता है, लोग है मुझे ना कोई दिक्कत संघ नहीं पर है। चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं तो ऐसी चर्चा आ जाती है बार-बार, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। संघ की बात नहीं, हम किताब पर ही चर्चा करते हैं। अनटचेबिलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है, इस पर भी पूरा एक सब्जेक्ट पर बात कर सकते हैं। आपने भी बहुत अच्छे से उस पर चर्चा की है, और मैं तो नहीं, ये गांधी और अंबेडकर को अलग तरीके से देखता हूँ, और ये भी देखता हूँ कि गांधी और आरएसएस जो कर रहे हैं, वो उसकी वजह भी है, क्योंकि आपको वो तकलीफ नहीं है, अंबेडकर को वो तकलीफ है। आपको नहीं, मतलब विजय त्रिवेदी को भी नहीं है। और नहीं, जो नहीं, 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 बाला नहीं, साहब नहीं, देवरस ने कहा, बाला साहब नहीं, नहीं, देवरस ने भी वही बात बोली, और देखिए, मोहन भागवत भी वही बात बोलते हैं कि देखिए, आप उस देखिए, तकलीफ को नहीं समझते। देखिए विजय जी ऐसा नहीं है। जब हम, हमारा पूरा वाङ्मय जो है वो इस आधार पर जो है, जो हम सब में जब ब्रह्म को देखते हैं, तो ये जो विभाजन है, ये सावरकर ने सबसे बड़ा सवाल उठाया था। सावरकर जी ने सवाल उठाया था, ये कैसा हिंदू जाति है। सावरकर हाँ, जी ने तो कम से कम 10 नाटक लिखे, बस मैं एक लाइन से बोल, कैसा हिंदू समाज है जो गाय पानी पीता है, उसके तालाब उससे जूठा नहीं होता है, और जब हमारा एक दलित हिंदू जो है सड़क पर जाता है तो उसकी छाया से हम ये करते हैं। इस सवाल यदि किसी ने उठाया है, इस प्रकार के उठाया है, मुझे आप बता दीजिए, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, जो जातीय जातीय सामाजिक न्याय की बात करती हैं, इसमें से किसी ने सवाल उठाया हो? ठीक है। मैं इसे इसे राजनीतिक नहीं कह रहा हूं, मैं इसे, हम ये मानते हैं कि ये हमारे समाज को देखने की दृष्टि है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समाज को देखने की दृष्टि है। ये भी बहुत कोई, सुविधाजनक है सर। फिर संघ पर आ जाएंगे, मैं संघ पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि संघ एक बड़ा विषय है जिस पर हम चर्चा करें, कि संघ के लिए भी सुविधाजनक है कि कब सावरकर के साथ खड़े हो, कब ना खड़े हो। अब है ना, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ठीक, हिंदुत्व पर संघ अलग है, सावरकर अलग है, जितना मैंने पढ़ा समझा, दोनों के विचार अलग है। तो काऊ पर भी मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने सावरकर की बात कर दी, तो आप काऊ प्रोटेक्शन पे नेहरू का जिक्र तो कर देते हैं, सावरकर का जिक्र नहीं करते। गांधी और आरएसएस को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आप नेहरू का जिक्र तो करते हैं कि वो नेहरू गाय को कैसे देखते हैं, लेकिन सावरकर कैसे देखते हैं आपने उसका जिक्र नहीं किया किताब में। खैर, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका है, 8वां चैप्टर, जिस पर हमें सबसे ज्यादा चर्चा करनी चाहिए लेकिन समय नहीं है, वो है हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप और माइनॉरिटी, जिस पे आपने कहा कि आरएसएस और गांधी अलग अलग है। ठीक है, तो पहले तो आप समझाएं कि गांधी के मुसलमान को और आरएसएस के सोच में क्या फर्क आप देखते हैं, कि क्यों नहीं आप साथ खड़े होते उसके, देखिए, जो आपने किताब में भी जिक्र किया, लेकिन मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को भी ये बात समझ में आए, केवल किताब के रेफरेंस में मैं बात करना चाहता मैं बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैंने इसमें उसका, हालाँकि मैंने बहुत गंभीरता से उसका ज़िक्र भी किया है। मैं तो ये नहीं कह सकता कि गांधी इस्लाम को पढ़े नहीं थे, हूं। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन गांधी पैन इस्लाम के खतरे को उस रूप से विश्लेषण नहीं कर पाए, संभवतः ये चूक हुई, और नहीं तो खिलाफत मूवमेंट के साथ वो खड़े नहीं होते। और मैंने उसमें कई कोटेशन भी डाला है। वो बार-बार कहते हैं कि इसे खिलाफत के लिए हम इसलिए नहीं खड़े हो रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम संबंधों के लिए, लेकिन फिर वो तुरंत कहते हैं कि देखिए ना, हम गाय, इस बार बकरीद में गाय नहीं काटा, हम खिलाफत के साथ खड़े थे, गाय नहीं काटा। वही अली ब्रदर्स जो गांधी के साथ खड़े थे खिलाफत में, खिलाफत से जैसे ही गांधी हाथ खींच लेते हैं, हाँ, वो कहते हैं कि एक गिरा से गिरा मुसलमान भी जो है वो गांधी से बेहतर है। वो किस लिए कहते हैं? काफिर का क्या कॉन्सेप्ट था? ईमान वाले और गैर ईमान वाले का क्या कॉन्सेप्ट है? जब आप इस तरीके से वी एंड दे बना करके आपका रिलीजन बात करता है, तो वो सेग्रीगेट कर रहा है, वो पॉलिटिकली सेग्रीगेट कर रहा है। और गांधी इस चीज को नजरअंदाज करते हैं। उनको लगता था कि
ये ऐसा नहीं होता है। उन्होंने, गांधी ने सवाल पूछा जिन्ना से, एक पत्र में उन्होंने कहा कि धर्म बदलने से नेशनलिटी कैसे बदल जाती है, आप तो हमारे ही थे। ये सवाल का उत्तर, और जिन्ना ने उसका उत्तर में क्या लिखा, इफ यू थिंक दैट वे देयर इज नो कन्वर्जेंस पॉइंट बिटवीन मी एंड यू। ये जिन्ना का उत्तर था, जो प्रति उत्तर था पत्र में। गांधी का एक चीज था कि जब यदि हिंदू मुसलमान एकता नहीं होती है तो आजादी मिलने में देर होगी, यदि मिलती भी है तो उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। ये गांधी की सोच थी। इसलिए गांधी के लिए फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना हिंदू मुस्लिम एकता इंपॉर्टेंट हो गया, और गांधी उसमें हर जमीन कंसीड करते गए मुस्लिम समाज के आगे। ये नेहरू ने भी एक पत्र में लिखा है, गांधी जी ने लिखा, गांधी जी को पत्र लिखा नेहरू जी ने, वो डेट मुझे तो याद नहीं है, हालांकि इसमें वो उसका मेंशन है, शायद इंडियन मुस्लिम वॉल्यूम 10 मेरठ से पब्लिकेशन था, उसी से हमने कोट किया था। नेहरू लिखते हैं कि वो सुरसा की तरह उनका डिमांड रोज बढ़ रहा है और कोई मीटिंग पॉइंट बन नहीं रही है। सावरकर का क्या स्टैंड था कि यदि हिंदू समाज संगठित होता है, और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्टैंड था, हिंदू समाज, सावरकर लिखते हैं, विथ यू, विदाउट यू, इन स्पाइट ऑफ यू, if the Hindus are consolidated, Hindus speak in one voice, there is a Hindu consolidation, ये सब समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। ये दोनों के दृष्टि भेद था राष्ट्रीय मूवमेंट को लेकर के और पैन इस्लाम को लेकर के, जो है वो पैन इस्लाम भारत के लिए खतरा है। गांधी इस खतरे को नहीं जानते होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन गांधी को ये फिर क्यों कहना पड़ा कि एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड एन एवरेज मुस्लिम इज ए बुली। वो जानते थे इस बात को, लेकिन वो कह नहीं पाते थे। ठीक वैसे ही जैसे गांधी ने कहा कि सनातन कौन है जो काउ प्रोटेक्शन करता है या नहीं करता है, लेकिन जब वो कहते हैं कि भाई हिंदुओं को मांस खाना छोड़ देना चाहिए, क्यों मांस खाना छोड़ देना, इसका उत्तर भी वो देते हैं। कहते हैं कि मांस की प्रचुरता यदि बढ़ेगी तो मुसलमान गाय की तरफ नहीं बढ़ेंगे। अब आप जरा देखिए कंट्राडिक्शन, अहिंसा के कॉन्सेप्ट में कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है। अहिंसा का यदि कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है तो वो हिंदू पर भी लागू होना चाहिए था और इस्लाम पर भी उतना ही लागू होना चाहिए था, वो अपील दोनों से उतना ही होना चाहिए था। दूसरी बात, ये तर्क देना कि हिंदू जो है वो मांस खाना छोड़ दे ताकि मांस की एबिलिटी इतनी प्रचुरता में हो कि बाकी लोग अपना निपटा लें, गाय की तरफ वो मुसलमान बढ़े नहीं। तो ये कंट्राडिक्शन गांधी, ये क्यों ऐसा कंट्राडिक्शन गांधी में? क्योंकि गांधी किसी भी कीमत पर हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में सद्भाव, सप्रेम को लाना ही चाहते थे। संघ का मानना था उस समय का था कि हम कहीं से वो देख नहीं रहे हैं, और मैं आज भी ये बात बार बार कहता हूं कि दुनिया का कोई एक एग्जाम्पल मुझे बताइए, कोई एक एग्जाम्पल जहां इस्लाम के मानने वाले सद्भाव और डायलॉग से राष्ट्र की मुख्य धारा में आ गए हों, जुड़ गए हों। मुझे कोई इसका उत्तर की प्रतीक्षा, और मैंने कई अपने मुस्लिम लोगों से नहीं, लेकिन ठीक है आपकी बात, लेकिन आपने जो जिक्र किया हिंदू मुस्लिम एकता का और आजादी का कि गांधी के लिए ये दोनों प्रायोरिटीज थी, क्या इस बात का ये जवाब भी है कि आरएसएस के लिए ये दोनों ही प्रायोरिटी नहीं थी? हिंदू मुस्लिम एकता तो कतई नहीं थी प्रायोरिटी, पहली बात। जो आप भी कह रहे हैं कि नहीं वो हो सकता, ठीक है, इसको समझिए। आपने गांधी का जिक्र कर दिया मुस्लिम और हिंदुओं के लिए कि बुली है और कावत है, आपने उसमें गुरुजी का भी जिक्र किया है, लेकिन मैं उसको छोड़ रहा हूँ कि गुरुजी क्या बोलते हैं मुसलमानों के लिए। ठीक है, उसको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि संघ ने कहा कि समसामयिक बातों को जो हुई थी गुरुजी की हमने छोड़ दिया, तो मैंने भी छोड़ दिया। ठीक है, हालांकि दीनदयाल जी ने उससे भी आगे बोला है, मैंने दीनदयाल जी को भी पढ़ा है, दीनदयाल जी ने गुरुजी से भी आगे बोला है मुसलमानों पर, उसको छोड़िए। आज की बात करते हैं कि आज तो मोहन भागवत फिर वही कोशिश कर रहे हैं। तो आर यू सपोर्टिंग दिस आइडिया ऑफ मोहन भागवत? या तो आप उनको ही समझा दो भाई ये होने वाला नहीं है। देखिए विजय जी, आप बहुत कठिन प्रश्न कर रहे हैं और लेकिन मैं इस किताब को समझ के कुछ कोशिश, हालांकि मैं पूरी किताब नहीं समझाऊं, किताब पूरी पढ़ ली, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
देखिए मोहन जी इतने मैं मानता हूं कि संघ के जो वरिष्ठ प्रचारक हैं वो तपस्वी का जीवन जी रहे हैं। हम लोग अपने परिवार से नहीं ऊपर उठ पाते हैं और वो जिस धरातल पर काम करते हैं उनके बारे में और उनकी बातों पर टिप्पणी करना मुझे मेरे लिए वाजिब नहीं होगा। इसलिए भी वाजिब नहीं होगा कि उनका आपने एक अनुभव। लाइन कही कि ये पहले भी दिख रहा था कि नहीं होने वाला, हाँ, और अब मैं आपको फिर दिख रहा है कि फिर होने बताऊं। वाला है। नहीं जी। नहीं, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं आपका, मेरे उत्तर को सुनिए। जिस ऊंचाई पर वो हैं और जिस अनुभव के साथ वो खड़े हैं, संभवतः वो हमसे बेहतर सोचते हैं। भारत के बारे में उनकी सोचने की दृष्टि हमसे बेहतर है उनके अनुभव की दृष्टि से। और हम तो हम तो दिन रात उसमें नहीं है, वो तो दिन रात इसी साधना में लगे हुए हैं। इसलिए मैं उनकी टिप्पणी, उनकी बातों पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। बहुत अच्छा लगा, और मैं तो अपने जो दर्शक हैं उनको कहूँगा कि इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें। हो सकता है आप बहुत सारी बातों से सहमत नहीं हो सकता है आप इसकी सारी बातों से सहमत हों, और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स पे हमने चर्चा नहीं की क्योंकि समय की कमी थी, स्वदेशी पर भी और वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज़ेशन पर भी और काऊ प्रोटेक्शन पर भी। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिस पर सब पर चर्चा हुई है, हिंदुइज़्म पर भी बहुत अच्छे से चर्चा हुई है और नेशन को लेकर भी। तो इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ बातों में हम इधर-उधर हो रहे होंगे। मेरी कोशिश थी कि किताब पर हम चर्चा करें क्योंकि बहुत मेहनत वाली और बहुत बेहतर किताब, और एक ऐसे सब्जेक्ट पर मैं तो इसको हिम्मत वाला काम भी कहता हूँ कि आरएसएस और गांधी पर एक साथ किताब लिखना। आप किसको नाराज़ कर रहे हैं, किसको खुश कर रहे हैं मुझे नहीं पता, और कौन-कौन इससे नाराज़ होगा इसकी भी चर्चा नहीं करते। लेकिन ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए आप सब लोगों को। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। बहुत वक़्त आपने निकाला और मेरी बात को, मेरे सवालों आपने का मुझे जवाब अवसर दिया। दिया बातचीत करने जी, के लिए, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद